प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल जो पूछा जा रहा है वो आपके सामने है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे। अब आपको बताना है सूर्य जो अपनी विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है। तो सबको याद रखना कि ये नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा, जो कि सारा का सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, ये रहा। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा होता है। टीवी प्रसारण के लिए पूछा गया ना बच्चा पार्टी, वो हमारा 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है क्या। तीसरा नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। बता दो निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। देखो बच्चों आपको याद रखना है, अगर कोई भी ये ऊर्जा हो या फिर किसी को अगर दूसरे में परिवर्तित किया जा रहा हो तो वो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है। देखो बच्चों मैं बता दूं, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण होता है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार में बदलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदलता है और यह ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। 2 नंबर में भी पूछ देगा कि ट्रांसड्यूसर के 2 कार्यों को लिखो, तो याद रखोगे आप लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 4th नंबर सवाल है आपके सामने। उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। उपग्रह संचार में जो प्रयुक्त होता है वो सूक्ष्म तरंगीय होता है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हो सारे बच्चे एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को दबा देना। अगर लाइक कर देते हो ना भाई, पढ़ाने में एकदम बहुत मजा आ जाता है। इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे डेली क्लास होता है, तो ज्वाइन करिएगा आप लोग। ओके बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का कौन सा रूप होता है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में जो सूचना संकेत का रूप होता है वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। क्या होता है बच्चों, एनालॉग सिग्नल होता है। यानी कि लगातार बदलने वाले संकेत को एनालॉग सिग्नल कहते हैं, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, दशमलव संख्या। ये भाई कितना बार बता चुके हैं। अगर 15 का द्विआधारी निकाले ला बोले ना तो यहाँ 15 लिख देना, उसके बाद 2 से भागा लगाते चला। देखो 2 से लगाए तो इसका आधा कितना हुआ, 7 दूना के 14, शेष कितना बचा, 1 लिख दो बगल में, फिर 2 से लगाओ। 3 दूना 6 हुआ, शेष 1 बचा, इधर लिख दो, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 1 बचा। यानी कि 4 गो 1 किस में है बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लो कितना आसान सा सवाल है, आप लोग निकाल सकते हो। वैसे आप लोगों के लिए अगर होमवर्क के लिए पूछे तो बच्चों आप लोग 25 का जो है निकाल के ये चैट सेक्शन में आप लोग आंसर को जरूर लगाइएगा। ये 25 का आप लोगों का होमवर्क के लिए ला बच्चों के। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 7 नंबर सवाल है आपके सामने। बता दो, ये रहा आपके सामने। शुद्ध जर्मेनियम में तीसरे ग्रुप के तत्व की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक की रचना होती है। देखो बच्चों अगर आपको एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो, कौन सा, एन टाइप का या फिर पी टाइप का, तो इतना याद रख लो, अगर पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो तो ये हमारा पंच संयोजक नहीं होगा। पी टाइप में पंच संयोजक नहीं होता, बस इतना को याद रख लो। पी टाइप में होगा कौन सा सर, वो हमारा त्रिसंयोजी होता है। पी टाइप में त्रिसंयोजी होता है। यहां पे लिख लो बच्चा पार्टी,
पी टाइप के लिए त्रिसंयोजी होता है, जबकि एन टाइप का प्राप्त करना हो तो वो हमारा होता है पंच संयोजी। याद रखना। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है शुद्ध जर्मेनियम में तीसरे ग्रुप के यानी कि त्रिसंयोजी को मिलाया गया है, तो कौन सा पी टाइप का निर्माण होगा क्या बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 8 नंबर सवाल वही वाला सवाल पूछा गया, जब शुद्ध जर्मेनियम में पांचवे ग्रुप, अगर पांचवा ग्रुप यानी कि ये हमारा पी टाइप नहीं, पांचवा रहेगा तो पी टाइप बस याद रख लो नहीं होगा, हमारा एन टाइप का प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर त्रिसंयोजी मिलाते तो पी टाइप प्राप्त होगा, पंच संयोजी को मिलाते हैं तो एन टाइप का प्राप्त होता है अर्धचालक, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, डायोड का उपयोग किसके तरह करते हैं? डायोड का जो उपयोग करते हैं बच्चों वो रेक्टिफायर की तरह करते हैं। किसके तरह बच्चा पार्टी? रेक्टिफायर की तरह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों के। ये सारा का सारा प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 10 नंबर सवाल है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या हो सकता है? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण हमारा इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है, क्योंकि अगर एन टाइप का प्राप्त करना हो तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप का प्राप्त करना हो तो ये हमारा होल होता है, इसीलिए हम कहेंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को क्या कहते हैं? तो बच्चों कई बार हमने बता चुका है, अगर 2 नंबर में भी पूछे ना, 2 या 2 से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं बच्चा पार्टी। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। ओके बच्चों, चलो जी। और अगर बच्चों एक चीज और भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? ये हमारा नाभिकीय संलयन के घटना पर ही आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल को देखते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान करीब करीब किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? पहले तो बच्चा पार्टी आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता होगा तब ना, तो बच्चों यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछे ना तो आप लोग लगाओगे 1.675 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है बच्चा पार्टी? जल्दी से लगा दो, वो होता है माइनस का 27 kg होता है। अब देखो ये हमारा किसके लिए है बच्चा पार्टी? न्यूट्रॉन के लिए पूछा गया है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होगा ये पूछा गया आप लोगों से। तो आप लोगों को पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चा पार्टी वो होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg होता है। ये तो देख रहे हो बहुत का डिफरेंस है बच्चा पार्टी। अब यानी कि अब प्रोटॉन पे आते हैं बच्चा पार्टी, तो प्रोटॉन का कितना होता है? प्रोटॉन का होता है 1.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg होता है। उसके बाद तो बच्चा पार्टी आपको पता ही होगा कि फोटोन हमारा जो होता है ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता, शून्य होता है। तो अब बता दो, देख रहे हो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है। अब ये दोनों में से देखो किसके साथ मतलब बहुत करीबी रिश्ता है, तो प्रोटॉन के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के ये बराबर होता है। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, परमाणु के नाभिक में कौन सा रहेगा? ऐसे अगर परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो किससे बना होता है, किसी को पता है क्या सर? नाभिक जो बना होता है बच्चा पार्टी वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है, लेकिन जिसका रहना आवश्यक होता है वो हमारा प्रोटॉन होता है। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा? द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, इसके लिए सही संबंध क्या होगा? जल्दी से बता दो आप लोग। बहुत अच्छे बच्चों, देखो आइंस्टीन साहब का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्या था? E बराबर mc² होता है। यही वाला तो था ना बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर होता है, यानी कि मीटर इनवर्स जिसे कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल का जवाब बता दो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी
पराबैंगनी भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ेगी? तो लाइमन सीरीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। इनमें कौन आवेश रहित है जिस पर कोई चार्ज ना हो? बच्चों जल्दी से बता दो। अल्फा पर हमने क्या बताया? अल्फा पर प्लस चार्ज होता है, बीटा पर प्लस और माइनस चार्ज होता है, फोटोन पर जीरो चार्ज होता है और प्रोटोन पर हमारा प्लस चार्ज होता है। अब बता दो आवेश रहित मतलब कोई भी चार्ज ना हो, वो हमारा फोटोन का कण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 19 नंबर सवाल। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? पार्टिकल माना जाता है बच्चा पार्टी। ये सब आसान आसान प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो। दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्य फलन होता है? तो वो सोडियम का होता है। किसका होता है बच्चों? सोडियम का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 21 नंबर सवाल है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। जल्दी से चैट सेक्शन में लगा दो। तो वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है बच्चों? -19 जूल होता है। लेकिन हमसे तो ये नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा? माइनस का 10 हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो कौन सा होगा? 10 होगा या फिर 13 होगा? आपको पता है क्या बच्चा पार्टी? वो हमारा माइनस का 13 होता है। अब बोलोगे सर ये हमारा -10 किसका होता है? तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे बच्चा पार्टी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल होता है। याद रखोगे ना बच्चा पार्टी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 22 नंबर सवाल है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है किसके द्वारा? प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है प्रकाश के ध्रुवण से यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना, तब मजा आता पढ़ाने में। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दो। देखो ये रहा आपके सामने किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के डॉट 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 के बराबर होता है। तो बच्चों हम लोगों ने ब्रूस्टर साहब के नियम में पढ़ा था कि म्यू बराबर बच्चा पार्टी क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP पढ़ा है कि नहीं? यानी कि म्यू क्या होता है भाई? जल्दी से बता दो। ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। टेंजेंट देख रहे हो ना भाई? आपतित किरण को देख रहे हो? यही सब मिलता जुलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 24 नंबर सवाल है प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि विवर्तन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखो एक हमारा होता है फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा होता है फ्राउनहोफर का विवर्तन। जल्दी से बता दो 25 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, 2 वर्गों में। तो करेक्ट आंसर ए को लगा लो ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो ये रहा आपके सामने प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या किसके सिद्धांत के आधार पर की जाती है? वही ना हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर। बच्चों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एकवर्णी प्रकाश का स्रोत होता है? उत्तम एकवर्णी प्रकाश एकदम सीधा जाने वाला कौन सा है भाई? लेजर को देखे हो ना, उसका प्रकाश एकदम फैलता नहीं, एकदम सीधे जाता है। और इसका आविष्कार जो हुआ था वो कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। ये चैट सेक्शन में लिख दो जिससे कि आप लोगों को याद रहे किसने किया था भाई? थियोडोर मेमन साहब ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 28 नंबर सवाल है एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है यानी कि ये हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है आपके सामने प्रश्न जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नांकित में कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बता दो हाइगेंस के द्वारा दिया गया है क्या? देखो अगर क्वांटम सिद्धांत की बात करें बच्चा पार्टी, क्वांटम सिद्धांत दिया गया है हमारे मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? मैक्स प्लांक के द्वारा। कणिका सिद्धांत दिया गया है न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? न्यूटन साहब के द्वारा। यहाँ पे न्यूटन लिखा गया भाई मेरे, यहाँ पे हमारा न्यूटन साहब के द्वारा
द्वारा दिया गया है। उसके बाद तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया। बच्चों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल का जवाब ये रहा आपके सामने, और बता दो जल्दी जल्दी से, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा होता है? अगर कम विचलन हो रहा है तो लाल होगा, और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अगर ज्यादा विचलन होता तो बैगनी होता, और इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल का जवाब बता दो, तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, कौन सा होगा सही जवाब? फटाफट से लगा दो। आप लगाओगे सर अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो ये हमारा घटता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब लगा दो कौन सा होगा? 32 नंबर सवाल का जवाब घटता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 33 नंबर सवाल आपके सामने है। छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलित कोण कौन सा होता है? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, कौन सा होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, म्यू माइनस का 1 इंटू में ए वाला फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग। कौन सा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल का जवाब लगा दो चैट सेक्शन में। ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होती है? नली की लंबाई के सीधे रूप से बढ़ने पर बढ़ती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलो 35 नंबर सवाल का जवाब चैट सेक्शन में लगा दो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m बराबर फॉर्मूला है 1 प्लस डी बटा में f होता है। यही वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना बच्चों? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 1 प्लस डी बाई एफ। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, फटाफट से भाई। चैट सेक्शन में आंसर रुकना नहीं चाहिए। अगर आंसर को रोक रहे हो तो भाई क्लास में याद नहीं हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी से आंसर को लगाते चलो और हमारे साथ बोलते भी चलो। जितना भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है उसको बोल बोल के याद भी करते चलो। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो। मीटर में देखो बच्चा पार्टी, मीटर के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, अगर ये हमारा फोकस दूरी मीटर में हो। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f, अगर ये हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। अब देखो यहाँ पे दिया गया मीटर में हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 37 नंबर सवाल आपके सामने है और बड़ा ही आसान सा सवाल पूछ दिया गया है। 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, निकाय की फोकस दूरी क्या होगी? जल्दी से बता दो आप लोग फटाफट से बच्चा पार्टी। ओके ओके, देखो बच्चा पार्टी, यहां से अगर निकालते हो तो एक को P1 मान लो, P1 मान लेते हैं ना। P1 बराबर 6 दिया गया है और P2 बराबर हमारा कितना? -2 दिया गया है। यहां से फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर P1 प्लस P2। इतना जानते हो ना। P1 कितना? 6 दिया गया, प्लस में हमारा ये -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 लिख दो। 6 में से 2 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहां तक काम नहीं रुकने वाला है बच्चों, क्योंकि फोकस दूरी पूछा गया है। अब एक फॉर्मूला और लगा लेंगे, सब में मीटर में है, यानी कि P बराबर 1 बाई फोकस दूरी। P बराबर 1 बाई फोकस दूरी, हमें फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर लिखेंगे 1 बाई P, लेकिन P तो हमारा 4 दिया गया तो 4, यानी कि 1 रुपया है, 4 आदमी को देना है तो कितना बचेगा? 0.25 को हिस्सा होगा ना बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? वही वाला P1 प्लस P2 वाला। P1 कितना है बच्चा पार्टी? एकदम निकालना तो पड़ेगा ना भाई। P1 हमारा -15 डायोप्टर है, P2 जो है हमारा +5 डायोप्टर है। इतना तो दिया गया है। अब फॉर्मूला यूज करो, P बराबर P1 प्लस P2। यहां से निकल जाएगा क्या बच्चों? देखो P1 कितना? -15 दिया गया डायोप्टर, उसके बाद प्लस में 5, यानी कि हमारा -10 डायोप्टर, ये हमारा तो P निकल गया। लेकिन फोकस दूरी पूछा गया तो P बराबर लिखेंगे
100 बाई फोकस दूरी, क्योंकि सारा का सारा सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है सर। अब हम लिखेंगे P निकालना है ना भाई, F निकालना है, तो F बराबर लिखेंगे 100 बाई P, लेकिन P तो हमारा माइनस का 10 दिया गया है, तो माइनस को ऊपर भेज दो और 10 को नीचे, 10 दहिन के 100 होता है, हमारा बचा 10 सेंटीमीटर। क्या बचा बच्चों? माइनस लगा है, माइनस लगाओ 10 का सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल का जवाब बता दो। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा है, इसका मतलब वो उत्तल दर्पण होगा। किससे बच्चों? उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? कौन सा कारण है बच्चों? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। कौन सा बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडल के अपवर्तनांक में परिवर्तन। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब घटित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब घटित होगा बच्चा पार्टी? जल्दी से लगा दो 42 नंबर सवाल का जवाब। आप कहोगे सर ये थीटा जो होता है ये हमारा होता है आई ग्रेटर देन थीटा सी होता है, यानी कि बच्चों आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तो यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, और यहां तक आ गए हैं तो बच्चों मैं बता दूं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये 2 नंबर और 5 नंबर में आ सकता है, तो इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ओके बच्चों, चलो और क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। वैसे अगर जो भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स ले लिए हो उसको तो ये सब मिल जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन उसमें दिया गया है। और जो बच्चे नहीं लिए हो, अभी भी छूट गए हो और अभी से पढ़ के भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो हमने जो तैयार किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स जरूर लीजिएगा। ये मात्र 199 लगता है। कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और हमें बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स चाहिए। आपको तुरंत मिल जाएगा बच्चा पार्टी, और जल्दी से लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपके लिए जो तैयार किया गया ये जरूर पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते, यहीं से टकराएगा भाई, कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है। चलो जी 43 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति किसके कारण होती है? विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण। किसके कारण बच्चों? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का। चलो अगर बच्चों लेकिन एक चीज और भी पूछता है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? यहाँ तो विद्युतीय क्षेत्र की उत्पत्ति पूछा है, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण पूछे बच्चा पार्टी, पहला तो हो जाता है गतिशील आवेश के द्वारा और दूसरा होता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने 44 नंबर सवाल है, बेतारी तार संचार का आविष्कारक कौन है? जल्दी से बताओ भाई। मार्कोनी साहब हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है? सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो गामा रेज होता है। कौन सा बच्चों? गामा किरण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों 46 नंबर सवाल है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? अगर विषुवत रेखा रहे 0 डिग्री लगा के आएंगे ना बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होती है? तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, तो आपको याद रखना है। इसीलिए क्या होता है, इसकी चुंबकशीलता म्यू का मान जो होता है वो 1 से कम होती है। जल्दी से लगा दो कौन सा होगा। म्यू इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल है, प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग XM के द्वारा दर्शाते हैं। XM बराबर कितना दिया गया है? 0.0001 दिया गया। ये तो सर हमारा दिया गया है, लेकिन हमें चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर पूछा गया है। तो म्यू आर बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि 1 + XM होता है। ये फॉर्मूला है, तो यहां से निकाल लेंगे ना सर। देख रहे हो 1 + XM कितना दिया गया है? ये हमारा दिया गया है, देख रहे हो यहाँ पे
1 प्लस 0.0001 दिया गया है। यहाँ से करते तो 1.0001 हो जाएगा। किस ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया गया बच्चा पार्टी? लगा दो चैट सेक्शन में आंसर फटाफट से। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 49 नंबर सवाल है। चुंबकीय नमन का मान शून्य कब होता है? चुंबकीय निरक्ष पर। कब होता है बच्चों? चुंबकीय निरक्ष पर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 50 नंबर सवाल का जवाब। चलो 51 नंबर सवाल है, कोबाल्ट क्या होता है? लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सारे के सारे लौह चुंबकीय होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो 51 नंबर सवाल का जवाब बता दो, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय तीव्रता आपके सामने है। चुंबकीय तीव्रता की बात करें तो बच्चों यह एक प्रकार का सदिश राशि होता है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? अस्तित्व जिसका नहीं होता वो होता एकल चुंबकीय ध्रुव का। कौन सा बच्चों? एकल चुंबकीय ध्रुव का। 52 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग क्या होगा? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सदिश राशि होता है, ये तो कई बार बता चुके हैं। म्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू में ए होता है धारा का एम्पियर और गुना में मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक ही हमारा ये निकल गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल आपके सामने, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, इसका मतलब वो डायनेमो होगा। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता तो वो हमारा मोटर हो जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व रहे, प्रेरकत्व रहे, दोनों का हेनरी ही होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है? लेंज के नियम से। किसके नियम से बच्चों? लेंज के नियम, जो कि ऊर्जा संरक्षण से ये आधारित होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर की मदद से धारा को माप सकते हैं बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध शून्य होता है? देखो अगर एमीटर का प्रतिरोध पूछे तो बहुत कम होता है, आदर्श एमीटर का बच्चा पार्टी पूछे तो शून्य होता है, उसके बाद आदर्श वोल्टमीटर का पूछे तो अनंत होता है। तो कौन सा होगा? शून्य वाला पूछा गया ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी? जब किसी भी एमीटर को शंट करते हैं बच्चों तो इसकी माप सीमा सीधे रूप से बढ़ती है, डिक्रीज इंक्रीज होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 61 नंबर सवाल है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती बच्चों? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक पूछा गया, जल्दी से बता दो फटाफट से, वोल्ट पर मीटर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है किससे? एक से अधिक होता है। क्या बच्चा? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चों अगर आप लोग अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किए तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 65 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आप लोगों से बता दो। 65 नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? जल्दी से बताओ ना। 80 होता है सर। सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने, 66
नेक्स्ट नंबर सवाल है, बेंजीन का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है? बेंजीन का पराविद्युत स्थिरांक अगर पानी का पूछे तो 80 हुआ, बेंजीन का पूछे तो 2.3 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल का जवाब बता दो। ये रहा आपके सामने, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा? क्या होगा बच्चों? वाई जड़ तल की दिशा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? खोखले गोले के अंदर पूछा गया, जीरो होगा। क्या होगा बच्चों? जीरो। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये रहा आपके सामने प्रश्न और जल्दी जल्दी से बता दो। दिया गया है आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित किया जाने पर कार्य क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब? तो W बराबर क्या पढ़ा आप लोगों ने? P वेक्टर इंटू में कौन सा पढ़ा है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। E वेक्टर पढ़ा होगा। ओके बच्चों, अगर यहां से निकालते हैं W बराबर पी साइन थीटा होता है, लेकिन हमारा W बराबर पी साइन थीटा का मान दिया गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ पे लिख लो ना, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो W बराबर पी साइन 90 का 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे, कोई बात नहीं। W बराबर पी कौन ऑप्शन में दिया गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा बच्चा पार्टी, और सारे बच्चे जरूर कमेंट करिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोगों बच्चे। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर।